Hello everyone, welcome to Wings Kodan. I am Saurabh Mahajan and this video is regarding previous year questions of Indian polity. जेके एसएसबी के द्वारा दिसंबर 2022 में जेके पीएसआई का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. डैश ऑफ ए स्टेट shall have a power to grant pardons, reprise or remission to a person who is convicted of any offense related to law. किसी भी व्यक्ति को लॉ के द्वारा अगर कोई पनिशमेंट सुनाई गई है तो उसके पास किस व्यक्ति के पास में ये पावर है कि उसको पार्डन ग्रांट करे या रिप्राइज या रिमिशन ग्रांट कर पाए. ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी हाई कोर्ट जज. 11 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम परफॉर्म किया हुआ है और कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कोई सजा मुकर्रर की है तो स्टेट में किस व्यक्ति के पास में यह अधिकार होता है कि उसको पार्डन ग्रांट करे, रिमिशन ग्रांट करे या रिप्राइज ग्रांट करे. ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने. हम लोगों ने प्रेसिडेंट के टॉपिक के रिगार्डिंग में जो भी एमसीक्यूज थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था. वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उन्हीं के पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 भी उन्हीं के पास में होती है. वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्टेट की तो स्टेट में जो पार्डनिंग पावर होती है या रिप्राइज या रिमिशन ऐसी जो भी पावर्स हैं वो किसके पास में रहती है? वो एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का जो होता है उनके पास में रहती है. सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गवर्नर. क्लियर है? तो मूविंग नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कम्युनिकेट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ स्टेट टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर. कौन कम्युनिकेट करता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं स्टेट के जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए हैं वो गवर्नर को कौन कम्युनिकेट करता है? 12 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था. ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर. तो यहां पे बात की जा रही है गवर्नर के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर तो इसका आंसर हो नहीं सकता. इसका आंसर एडवोकेट जनरल भी नहीं होगा. राइट आंसर इज चीफ मिनिस्टर. क्लियर है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज द हिमसेल्फ इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज प्राइम अमंग देम. So moving next. Next question is the governor shall hold office during 14 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और ऑप्शंस में दिया हुआ है 7 years, ऑप्शन बी द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी 10 years, ऑप्शन डी अंटिल रिटायरमेंट. सी आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इंडिया में जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं उन सभी लोगों का जो टर्म होता है वो डिफाइंड रहता है. ठीक है, उनका टर्म डिफाइंड रहता है. तो अगर हम लोग बात करें इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं नॉट बाय द कॉमन पब्लिक बट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं. इनके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज भी रहते हैं. कहने का मतलब दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी रहते हैं और अब के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के भी मेंबर्स होंगे इलेक्टेड. कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो बेसिकली इंडिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इलेक्टेड होते हैं उन सबका टर्म डिफाइंड होता है. बट अगर हम लोग बात करें गवर्नर की तो गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता. जब इलेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली उसका टर्म भी डिफाइंड नहीं होगा. सो ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. आई होप इट इज क्लियर. तो कभी भी गवर्नर के केस में आप लोगों ने 5 years 6 years इसको टिक नहीं करना है. हो सकता है द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जगह पे आप लोगों को ऑप्शन में दिया जाए नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, वो भी उसका सही आंसर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom is the rule of equality before law is not applicable. इक्वालिटी बिफोर लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज विनर्स, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस अगर देखी है तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कस किया था। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? आंसर इज गवर्नर। वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है विधान परिषद, और असेंबली का मतलब है विधानसभा। और हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं, बट जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं उनको विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं विधान परिषद में, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जिनको असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शंस आर 1/6 ऑफ द मेंबर्स, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, 1/12 ऑफ द मेंबर्स, या फिर 5/6 ऑफ द मेंबर्स। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, एक तिहाई लोगों को असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से भारत में, आजाद भारत में पहली गवर्नर ऑफ स्टेट कौन बनी? ऑप्शंस आर मिसिस सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मिसिस सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मिसिस इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मिसिस विजयलक्ष्मी पंडित। पहली महिला गवर्नर भारत में इसी राज्य की कौन थी? राइट आंसर इज मिसिस सरोजिनी नायडू। ये भारत में बनने वाली पहली महिला गवर्नर रही, ये यूपी की गवर्नर थी। सुचेता कृपलानी जी की अगर हम लोग बात करें, शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, और कोइंसिडेंटली ये दोनों यूपी की ही बनी। ठीक है, कहने का मतलब सरोजिनी नायडू भी यूपी की गवर्नर बनी और सुचेता कृपलानी भी यूपी की सीएम बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बात करें, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित की अगर हम लोग बात करें, शी वाज द सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शी बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, so the right answer for this question, women governor, answer is Sarojini Naidu. Moving next. Next question is what is the duration of membership of state legislative councils? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर का ड्यूरेशन कितना होता है? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहने का मतलब विधान परिषद। ऑप्शंस आर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स या 9 इयर्स। 5 इयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 5 इयर्स इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बात की जा रही है काउंसिल्स की, राइट आंसर इज 6 इयर्स। हम लोगों ने सिमिलर टॉपिक राज्यसभा के केस में भी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शंस आर गवर्नर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? आई होप आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे होंगे। राइट आंसर इज गवर्नर, वो स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करता है। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? ऑप्शंस आर सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी सेक्रेटरी जनरल लॉ डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल। तो डी एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। तो मूविंग नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद इज
विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? ऑप्शंस आर 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। एक एक करके सभी एज को देख लेते हैं। विधान परिषद के लिए जो मिनिमम एज चाहिए इट इज 30 ईयर्स। 21 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज फॉर लोकल गवर्नमेंट। ट्वेंटी 25 years is the minimum age for विधानसभा। और अगर सेंटर की बात करें तो लोकसभा के लिए भी मिनिमम एज इज 25 years। 30 years की अगर हम बात करें तो 30 years इज द मिनिमम एज फॉर विधान परिषद। एज वेल एज राज्यसभा। And 35 years is the minimum age for the president, vice president या फिर गवर्नर। ठीक है, तो मिनिमम एजेस को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर विधान परिषद इज 30 years। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आर, आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे, तो डू कमेंट्स बिलो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम कौन थी। ऑप्शंस आर सकीना इत्तू, ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन सी आसिया नकाश, ऑप्शन डी हिना शफी भट्ट। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती। ठीक है, next is in which year were the states recognized on a linguistic basis। लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को कब रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई, या पहली ऐसी स्टेट जिसको लैंग्वेज के आधार के ऊपर बनाया गया। यहां पर पूछा हुआ ईयर, ऑप्शंस में 1951, 47, 50 या फिर 1956। राइट आंसर इज 1956। So on 1st October 1956, the first state to be formed on the basis of language was आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को किस स्टेट से कार्व आउट किया गया था? उसको स्टेट ऑफ मद्रास से कार्व आउट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में फिर हम लोगों को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई सारी स्टेट्स भी देखने को मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। भारत के किसी राज्य के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, यह सवाल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या फिर चीफ मिनिस्टर। तो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत में अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द। गवर्नर के लिए गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, ऑप्शंस आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो द राइट आंसर हियर इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। Next is an ordinance issued by governor is subject to approval by। गवर्नर के द्वारा अगर किसी अध्यादेश को पारित किया गया हुआ है तो स्टेट के पास में कितना समय है उसको इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय। तो कौन उसको अप्रूव करता है? अगर उसको लॉ बनाना है तो कौन उसको अप्रूव करता है? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
या फिर द पार्लियामेंट? सो द राइट आंसर इज द स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इज टोटल असेंबली सीट्स. यहाँ पे सेगमेंट्स मेंशन किया हुआ है बट सीट्स आएगा. ठीक है, सीट्स इन दिल्ली आर, हम लोग ये चीज जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद पुडुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर. तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है? रिसेंटली दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 70 सीट्स हैं दिल्ली की विधानसभा में, जिसमें से अभी रिसेंटली जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी के पास में 47-48 के अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं और ऑन द अदर हैंड साइड आम आदमी पार्टी जो सेकंड पार्टी रही उसके पास में 22-23 सीट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो पावर टू. राज्य के गवर्नर के पास में इनमें से कौन सी पावर नहीं होती है? ऑप्शंस आर प्रोरोग द असेंबली, ऑप्शन बी डिसॉल्व द असेंबली, ऑप्शन सी एडजर्न द असेंबली, ऑप्शन डी समन द असेंबली. कुछ टर्म्स हम लोगों को यहां पे देखने को मिलती है जैसे कि एडजर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन. यहां पे समन भी मेंशन किया हुआ है. तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है मीटिंग को रद्द कर देना, टर्मिनेट द मीटिंग फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड. ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक टाइम की पीरियड के लिए मीटिंग को रद्द किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट. और ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है इट कैन बी नंबर ऑफ आवर्स, इट कैन बी नंबर ऑफ डेज, इट कैन बी नंबर ऑफ वीक्स. ठीक है, बट अगर ये टाइम डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसकी को हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, दैट इज द फॉर इंडेफिनिट टाइम. प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ वन सेशन. जब एक सेशन खत्म हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं. कौन कौन से? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. जब एक पूरे सेशन की कार्यवाही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और असेंबली को ये चीज लगती है कि अब हम लोग, असेंबली मतलब पार्लियामेंट को ये चीज लगती है कि अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोरोगेशन. एंड देन कम्स डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व कर देना, बट डिसोल्यूशन केवल और केवल लोकसभा के केस में की जा सकती है, राज्यसभा के केस में डिसोल्यूशन नहीं होती है. ठीक है, समन का मतलब होता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग करवाने के लिए हाउसेस को समन कर सकते हैं, और वो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको प्रिजाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा. ठीक है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट की पावर्स के बारे में बात की जा रही है, तो उनके पास में इनमें से कौन सी पावर नहीं है? तो उनके पास में एडजर्नमेंट की पावर नहीं होती है. ठीक है, गवर्नर के पास में एडजर्नमेंट की पावर नहीं होती है. एडजर्नमेंट की पावर किसके पास में होती है? एडजर्नमेंट की पावर बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास में होती है. ठीक है, बाकी प्रोरोगेशन उनके पास में होती है, डिसॉल्व करने की पावर उनके पास में होती है और समन करने की भी पावर उनके पास में होती है. मूविंग नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर. ऑप्शन ए indirectly elected, ऑप्शन बी directly elected by the people, ऑप्शन सी partially elected and partially nominated by the governor, ऑप्शन डी mainly nominated. तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. Next question is money bills originate in the state legislative assembly on the recommendation of. ये सिमिलर टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पार्लियामेंट के केस में भी पढ़े हुए हैं. तो पार्लियामेंट के केस में मनी बिल को और मनी बिल ओरिजिनेट होता है केवल और केवल लोकसभा में. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो यहां पर बात की जा रही है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शन में दिया हुआ है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर स्पीकर. सो द राइट आंसर विल बी द गवर्नर.
Money bills originate in the state legislative assembly on the recommendation of the governor. Next is which of the following state has bicameral legislature? इनमें से कौन सी स्टेट के पास में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पे सदन के दो हाउसेस हों। जनरली हम लोगों को भारत में एक चीज देखने को मिलती है, भारत में आज के समय में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो राज्य हैं वो यूनिकैमरलिज्म को ही फॉलो करते हैं। कहने का मतलब वहां पे सदन का एक ही हाउस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। बट भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे हम लोगों को बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, सदन के दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हाउसेस हैं। इसको आप लोग याद रख सकते हो एक निमोनिक से, एक ट्रिक से। विंटर में होने वाली जनरली जो एक कॉमन डिजीज है, दैट इज द कॉमन कोल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जुकाम, ठीक है। और अगर जुकाम बिगड़ जाए तो वो बन जाता है क्या? टीबी। तो ये भारत में पहली ऐसी 7 राज्य थे, पहले 7 थे, अब केवल 6 रह चुके जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। कहने का मतलब वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी। तो द स्टेट्स वर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड बिहार। बट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोग जानते हैं कि नाउ इट इज ए यूटी हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। तो अब भारत में केवल ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना। सो टी फॉर तेलंगाना, तेलंगाना इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो है यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट्स हो लेक्चर के रिगार्डिंग, डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।